एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपके सिविक्स का चैप्टर 7 है। इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं और पार्ट 1 में कुछ पॉइंट देखे हैं हम लोग कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स है। आउटकम्स मतलब यहाँ पे दोनों चीज कंपेयर करने वाले हैं, पॉजिटिव आउटकम्स और नेगेटिव आउटकम्स। पॉजिटिव आउटकम्स के मतलब कि डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है तो उसमें कैसे डेमोक्रेसी बेटर है, और इसका नेगेटिव आउटकम्स की अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पे डेमोक्रेटिक है, तो उसके क्या नेगेटिव आउटकम्स है, कौन कौन से वो नेगेटिव पॉइंट्स है जो सिटीजन के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करते हैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, सबसे पहले कुछ स्पेशल फीचर जान लेते हैं डेमोक्रेसी का। ऑलरेडी हम लोग 9th में भी इसको पढ़े हुए हैं और क्लास 10th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपका, ये तो लास्ट चैप्टर है तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। डेमोक्रेसी के पास सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर है कि इसमें लोगों के पास ऑप्शन होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, उनको वोट करते हैं। चाहे वो स्टेट इलेक्शंस की बात करें या हम सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन की बात करें, तो उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है। यानी कि सबसे अच्छा जो इसका स्पेशल फीचर हो गया कि हर कोई पार्टिसिपेट करता है, वन पर्सन वन वोट होता है। चाहे वो रिच हो या पुअर हो, अगर उसके पास वोटिंग राइट हो तो हर किसी का वोट इक्वल होता है। इससे क्या होता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है, जबकि मिलिट्री फॉर्म या डिक्टेटरशिप में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बनेगी या जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज करके जाएंगे ऐसा एमएलए या एमपी, तो वो वेलफेयर करेंगे पीपल की। किस तरह से वो वेलफेयर करेंगे, तो कोई भी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो सिटीजन के लिए हार्मफुल हो या सिटीजन के वेलफेयर के लिए ना हो। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, इसको जवाब देना पड़ता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं कि डिक्टेटर की तरह पूरी तरह से एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को जो फॉलो करते हैं उस तरह से अपने पास पावर सेंट्रलाइज करे और कुछ भी डिसीजन ले ले, क्योंकि इसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। तो ये इसके कुछ स्पेशल फीचर जो है डेमोक्रेसी को बेटर बनाता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जो इसका जो पार्ट 1 में बहुत सारा पॉइंट हम लोग कवर किए, पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या क्या और जानेंगे। बल्कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट बनती है, चाहे स्टेट लेवल की बात करें चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। अकाउंटेबल मतलब वो अपने अगर सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो मैनिफेस्टो रिलीज करती है, उसमें वो बताती है कि जीतने के बाद वो कौन कौन सी चीज करेगी, उसको वो चीज करनी पड़ती है। अकाउंटेबल मतलब वो जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन के वेलफेयर के लिए। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल टू देम। किसके द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट होती है? देखिए, गवर्नमेंट नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी और एमएलए वो इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा, और जो जीते हुए एमपी या एमएलए होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं मेजोरिटी वाली बेस पे। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू नो द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें लोगों के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिसीजन ले रही है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको जानने का। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे एरिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, कोई पॉलिसीज या कोई वेलफेयर स्कीम्स है, तो हम उस चीज को जान सकते हैं कि ये वेलफेयर स्कीम कहां तक गया, कब इंट्रोड्यूस हो रहा है, कितना दिन में खत्म होगा। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास ये अधिकार है जानने का कि वेलफेयर प्रोग्राम का प्रोसेस जो है वो कैसा है। ये आरटीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, ठीक है, जिसमें आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट होगी वो आपको जवाब देगी कि एक पॉलिसीज या वेलफेयर प्रोग्राम जो है कब तक खत्म होगा, कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशल फीचर है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये कहां पे, किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और डिफरेंट जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं वहां पर नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी में कुछ कम होता है देन टू डिक्टेटरशिप या मोनार्की, क्योंकि वहां पे पावर सेंट्रलाइज रहता है, डिसीजन फास्ट हो जाता है,
जबकि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी में स्लो होता है। अलग अलग लेयर से इसको सपोज मिनिस्टर परमिशन दे दिया तो फिर आईएएस ऑफिसर से आईएएस ऑफिसर परमिशन दे दिया तो वहां के लोकल ऑफिसर से, इन बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इसमें स्लो होता है, जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका स्लो होता है। यानी कि अगर हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट को टारगेट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका स्लो होता है। 1950 से 2000 के बीच में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी ज्यादा हुए हैं और वो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते और डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते, जबकि डेमोक्रेसी वाले में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है। बस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही इकोनॉमिक ग्रोथ आपका डायरेक्टली रिलेट नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स भी लाइज करते हैं, पॉपुलेशन साइज, उस कंट्री का रिसोर्सेस, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब भी अच्छे अच्छे जो पॉइंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, डिफरेंट कम्युनिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ करना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट इसका है कि लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन बस डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। It is the development of economic wealth of countries, region और communities for the well-being of their inhabitants। यानी कि वहां पे जो रहने वाले हैं सिटीजन्स, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो लेस होती है। पूरी नेशन की जो जीडीपी है वो लेस होगी, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर किसी के पास राइट्स होता है, हर किसी को अधिकार मिला रहता है, हर किसी के लिए वेलफेयर स्कीम चलाते हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, जबकि डिक्टेटरशिप या मोनार्की में वेलफेयर स्कीम चलाएगी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है और इसमें चलाना ही पड़ता है। डिक्टेटरशिप मतलब होता है, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, जिसमें पावर एक आदमी के पास सेंट्रलाइज रहता है और मेजर डिसीजन वही लेता है। A form of government in which one person or a small group of possess absolute power without effective constitutional limitation। यानी कि जो डिक्टेटरशिप होता है वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई डेमोक्रेसी वाली प्रोसीजर नहीं होती है, वहां पे लोगों के पास अधिकार नहीं होता है, राइट नहीं होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, जबकि डेमोक्रेसी में राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे। डेमोक्रेसी में ये भी प्रोसीजर है कि अगर इस बार हम किसी को चूज करते हैं एज ए एमपी तो अपना मिस्टेक करेक्ट करने का ऑप्शन होता है। हम नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल की इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल की इलेक्शन हो, तो हम उसमें उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास एक पावर ही नहीं होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इसका हम देखेंगे। और रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होता है। थोड़ा सा हम 9th का एक पॉइंट ले रहे हैं, नाजिज्म जो चैप्टर 3 है, वहां पर देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में सेटअप हो जाता है वेमर रिपब्लिक, और वेमर रिपब्लिक के टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी कम है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला जाता है जर्मनी। लेकिन जैसे ही 1933 में चांसलर बनता है हिटलर और डिक्टेटरशिप वाली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाता है, तो देखते हैं कि कुछ ही दिन बाद उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से ऊपर आ जाते हैं और जो जर्मनी है एक डेवलप्ड नेशन बन जाता है। वो अलग बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर उसको हेवी लॉस होता है। लेकिन 1933 से 1939 जिस टाइम हिटलर अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है, तो उस टाइम उसका इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मेजर डिसीजन वो ले सकता है। उसको किसी जुडिशियरी, किसी लेजिस्लेचर, किसी एग्जीक्यूटिव को फेस नहीं करना है, पावर अपने पास सेंट्रलाइज रखा है। तो एक स्पेशल फीचर होता है इसमें, जबकि डेमोक्रेसी में स्पेशल फीचर नहीं होता है। डेमोक्रेसी रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। देखिए डेमोक्रेसी जो है रिड्यूस करता है, किस चीज को रिड्यूस करता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, यानी कि कोई बहुत ज्यादा रिच बहुत ज्यादा पुअर ऐसा नहीं, हर किसी को जो बेसिक फैसिलिटीज है, रोटी कपड़ा और मकान वाला प्रोसीजर, तो वो प्रोवाइड करता है। इनइक्वालिटीज असमानता और पॉवर्टी यानी गरीबी, इसको रिड्यूस करता है, इसको कम करता है। डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी क्या करता है, एकोमोडेट करता है किस चीज को, सोशल डाइवर्सिटी को। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी अलग अलग बेसिस पे है, तो इसको एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट करने मतलब कि सुधार करना, चेंज करना। और किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि उसमें एकोमोडेशन का ऑप्शन रहे। अगर कोई गलत रूल है तो उसको हम रिड्यूस करते और उसके जगह पे कोई न्यू रूल इंट्रोड्यूस करते। और ये स्पेशल फीचर कहां होता है, डेमोक्रेसी में।
इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। देखिए, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी इसमें प्रोटेक्ट होता है, और फ्रीडम ऑफ सिटीजन, हर किसी को आजाद, यानी जो उसके पास स्पेशल राइट्स होते हैं उसको एंजॉय कर सकता है, उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अफेक्ट करता है तो जुडिशियरी जा सकता है, जुडिशियरी में कंप्लेन कर सकता है। It is all the ways that people with a single culture are set apart from each other। और सोशल डाइवर्सिटीज की बात करते हैं तो सिंगल कल्चर, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कास्ट के बेस पे भी सोशल डाइवर्सिटीज होती है। हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं। सोशल डाइवर्सिटी आपके कम्युनिटी के बेस पे भी होते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे भी होता है। सोशल डिवीजन की अगर बात करते हैं तो अगर सोशल डाइवर्सिटीज किसी पार्टिकुलर वे में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किसी ग्रुप के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ, तो आपका होता है सोशल डिवीजन। जैसे हिंदुओं का एक अलग सोशल डिवीजन है, मुस्लिमों का एक अलग सोशल डिवीजन है, सिखिज्म का एक अलग सोशल डिवीजन है। तो सिंगल कल्चर, याद रखिए, सोशल डाइवर्सिटी और सोशल डिवीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं अलग अलग नेशंस के लिए। तो इन सारे चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ऐसी डेमोक्रेसी की पॉलिसीज रहती है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो पॉलिसीज होती है वो प्रैक्टिस में नहीं रहती है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी पॉलिसी अगर देखेंगे कि रियल में कहीं लाइज करे तो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है कि इसकी पॉलिसी जो है वो प्रैक्टिस में नहीं रहती है। कुछ नेगेटिव पॉइंट हम देखें कि लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और सब डिफरेंट पॉइंट में, जैसे इक्वालिटी के बेस पे, पॉवर्टी रिड्यूस करने के बेस पे डेमोक्रेसी जो है बेटर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इसीलिए लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसीलिए मोर देन 125 कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। सो इस तरह से आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, और आपका सिविक्स जो क्लास 10th है वो टोटल खत्म हो गया। इसके साथ साथ आपका बोर्ड का ज्यादा दिन अब टाइम नहीं बचा है, 3 मंथ अप्रॉक्स बचा है। तो उसके लिए स्पेशल जो क्वेश्चन आंसर सेशन ला रहे हैं हम लोग टेलीग्राम पे, आप चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम का, वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन डेली, वहां पे 10 क्वेश्चन होता है, आप वहां पे कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी डाउट हो, या मैं जो क्वेश्चन भेजता हूं उसका आप आंसर कर सकते हैं। जो मिस्टेक होगा उसको मैं करेक्ट करके बताता हूं। दूसरी बात की हर चैप्टर का क्वेश्चन पेपर हमारे ऐप पे अवेलेबल है। कुछ चैप्टर अभी नहीं है तो उसको भी जल्द ही हम लोग कराने वाले हैं, तो आप वहां से टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके पास पीडीएफ भी है ऐप में, हर चैप्टर का वीडियोस है, क्वेश्चन आंसर है, क्विजेस है। तो अगर आप इतनी सारी चीजों को कर लीजिएगा तो ये सबसे जो प्लस पॉइंट होगा आपके एसएसटी के लिए, और आप, ऐसा मेरी एक होप है कि आप 95 प्लस स्कोर कर दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए आप एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।